फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज कहना सही नहीं होगा, क्लाइमेट क्राइसिस कहना सही होगा। इसे आज के डेट में ये एक नेशनल इशू हो चुका है क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले समझते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज सिंपल वे में कहा जाए तो वेदर के पैटर्न में जो चेंजेस होता है उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जिस तरह गर्मी के मौसम में ऑन एवरेज जितनी गर्मी लगती थी उससे कई ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो वेदर में चेंजेस आ रही है। बारिश में जितनी बारिश होती थी ऑन एवरेज उससे ज़्यादा बारिश हो रही है। ठंड के मौसम में बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में ठंड लग रही है। इस तरह के जो पैटर्न्स में चेंजेस आते हैं उसे वेदर चेंजेस कहा जाता है। अब समझते हैं, दो पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। पहला जो है उसे नेचुरल फिनोमिना रखते हैं, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी कॉज। नेचुरल फिनोमिना नाम से समझ आ रहा है कि नेचुरल के थ्रू जो चीज़ें हुई है। जैसे हमको पहले मालूम है सातों जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक साथ मिले हुए थे। ये सातों कॉन्टिनेंट धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स मिलने के कारण अलग होने लगे और उस समय इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था और इलिशियन प्लेट में आके जब टकराया तो माउंट एवरेस्ट से बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हुई और उसके कारण जो क्लाइमेट चेंज आया था वो नेचुरल फिनोमिना है। और सेकेंड में बात करें ह्यूमन एक्टिविटी कॉज, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, डिफॉरेस्टेशन रिस्पॉन्सिबल है। ये सब जो है क्लाइमेट चेंज का रिस्पॉन्सिबल है। बार बार एक वर्ड आता है, हम पढ़ते हैं हमेशा ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग। आज के डेट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग, जिसका इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस होता है। सबसे पहले ये समझते हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम ये होता है कि जो सन से जो सोलर रेडिएशन आते हैं जो री रेडिएट करके वापस कुछ जो होते हैं वो स्पेस में चले जाते हैं और कुछ जो होते हैं CO2 और जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और रात के वक्त हमें पता है टेम्परेचर जो होता है +18 डिग्री सेल्सियस रहता है और दोपहर के सोलर रेडिएशन के कारण जो +20 +25 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो रात के वक्त जो हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो रेडिएट होना चालू हो जाता है, तो तभी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है हीट को रिलीज करता है और रात का भी टेम्परेचर जो है +10 डिग्री सेल्सियस में होता है। अब मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है प्रेजेंट, तब क्या होगा? अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस है अगर वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री पहुंच जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं +6 डिग्री सेल्सियस हो तो भी रहना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो -18 डिग्री सेल्सियस मुझे नहीं लगता कि कोई रह पाएगा यहाँ पे। तो ग्रीन हाउस गैसेस अच्छे गैसेस हैं, तो क्यों इसे लोग इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं? हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। सेम एग्जैक्ट ये भी लोग जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए बैठती है। जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ है 1950 से अब तक के CO2 के मात्रा, मीथेन की मात्रा, हर एक चीज़ में इंक्रीमेंट आ चुका है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में फैला चुका है। और ये कम करने का अब बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर हद से ज़्यादा पानी जो सर के ऊपर जा चुकी है। आप इसको समझते हैं ध्यानपूर्वक। जो ये जो सोलर रेडिएशन है, जो बहुत ज़्यादा CO2 गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो चुका है, तो जो रेडिएशन जो हमारे यूनिवर्स में जा रही थी अब वो बिल्कुल नहीं जाती है, पूरा हीट ट्रैप हो जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हो गए हैं अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो गए, तो जो हीट है वो रिलीज ही नहीं हो पा रहा है, ग्लोबल वार्म हो जा रहा है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ ये है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिर्फ इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, आगे समझेंगे क्या होता है। अब धीरे धीरे आगे समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा कौन कौन प्रोड्यूस करता है, किस किस सेक्टरों में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द ग्रीन हाउस गैसेस। 27% सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ये, क्योंकि हमें मालूम है कोयला जलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 60% प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर 1950 के दशक में आपको लेके जाओगे तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तब ये जो था इसका मात्रा सिर्फ 280 ppm था। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10 लाख वायु के कण में 280 कार्बन डाइऑक्साइड के कण प्रेजेंट थे। पर अब देखा जाए 2020 की बात करूं तो अब कुल 480 ppm पहुंच चुका है। 50% का इंक्रीमेंट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस गैसेस में। तो ये जो है अब 10 लाख वायु कणों में 420 से भी ज्यादा वायु कण जो है कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट हो चुके हैं। अब जो हीट जो यूनिवर्स में पहुंच रहा था बिल्कुल ही नहीं पहुंच पा रही, पूरी हीट ट्रैप हो जा रही है अपने एनवायरनमेंट में और ये ग्लोबली वार्म कर रही है हमारे एटमॉस्फेयर को, जो कि बिल्कुल एक ड्रॉबैक है हमारे लिए और हमारे लिए खतरा भी है। तो हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, पहले में 27%, सेकंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो कि 17% इन्वॉल्व करता है ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करने में, और तीसरे में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, जो हम कार यूज करते हैं उससे भी CO2 गैसेस और बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं। अब सेक्टर वाइज अपन समझ चुके हैं, तो अब समझते हैं कौन से देश सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करने में, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में।
सबसे पहला जो आता है वो होता है चाइना, जो कि लगभग 30% जो है ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है, और सेकंड में आता है यूएसए लगभग 20%, और फिर आता है हमारा हिंदुस्तान तीसरे में, जो कि 10% ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करने में योगदान देता है। तो ये जो ग्रीन हाउसेस है, ये तीनों देश मिलाकर 50% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे एटमॉस्फेयर को आने वाले समय में। तो सेक्टर वाइज भी समझ चुके हैं अपन लोग, और सिटीज वाइज कौन से कंट्री सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब समझते हैं कि जब ये ग्लोबल वार्मिंग हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो किस किस तरह के हमको जो साइड इफेक्ट्स है वो देखने मिलेंगे। सबसे पहले जब ये हद से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जब टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो ग्लेशियर पिघलना शुरू होते हैं। जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो रिवर का जो लेवल होती है वो राइज हो जाती है। हमको मालूम है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सोर्स है ग्लेशियर के, इनका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा सीधा कि आसपास जो कल्टीवेशन, जो एग्रीकल्चर और जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, ये पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगी, हम बचा ही नहीं पाएंगे। और यही पानी जाके बे ऑफ बंगाल जैसे कोस्टल एरिया में भी गिरता है, और जो कोस्टल एरिया होता है वो दूसरे देशों के साथ लिंक बनाता है। सी रूट जो होता है मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत बड़े बड़े जो ऑयल वगैरह के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है वो सी रूट से ही होती है। तो ये सब पूरी तरीके से ठप पड़ जाएंगे। सेकंड समझते हैं जीडीपी। हमारे इंडिया जो है 80% जीडीपी कैप्चर करता है 5 सेक्टरों में, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, मुझे याद नहीं आ रहा, 2-3 का काम, ये 5 जो सेक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 80% जीडीपी कैप्चर करते हैं। और जब इस तरह के ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है तो ये भी ठप पड़ जाते हैं, तो जीडीपी भी गिरने का चांसेस हो जाता है। और एक डेलॉयट एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट भी है, जिसके जो चेयरमैन है वो अतुल धवन जी हैं। वो कहते हैं कि आने वाले 10 साल में इंडिया का जो इस तरह का जो ग्रीन हाउस गैसेज, ये बताएगा आगे आने वाले साल में क्या होने वाला है। और ये भी कहते हैं कि 2050 तक अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज कम नहीं करते हैं तो इंडिया को कुल $6 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ेगा। इसका मतलब है डिजास्टर तो होंगे, साथ में हमारे जीडीपी भी गिरेगी, और साथ ही साथ हमें इस तरह का नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और हम जानते हैं, हम बिलोंग करते हैं, नॉर्मल विलेज से बिलोंग करते हैं, जो छोटा मोटा जो तालाब होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे दिनचर्या के लिए, नहाने के लिए या इरिगेशन के लिए भी, और बहुत से उपयोग है। छोटे से तालाब में पूरा दिन गांव गुजर जाती है। तो जब ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो जो इवापोरेशन प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। इवापोरेशन का प्रोसेस, जो वाटर है वो वाटर वेपर बनकर अपर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और क्लाउड फॉर्म करेंगे। इतना हैवी क्लाउड रहेगा कि वो तुरंत फटेंगे, थोड़ी देर में फटेंगे, उसके बाद फिर बाढ़ आ जाएगा। मतलब पैटर्न जो है तुरंत चेंज होगा, कभी बारिश आएगा, कभी धूप आएगा, इस तरह के पैटर्न परिवर्तन आएगा, हम समझ नहीं पाएंगे, खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इस तरह के ड्रॉबैक्स हमको झेलने पड़ेंगे अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है। तो अब समझते हैं इससे बचेंगे कैसे, साइड इफेक्ट समझ गए हैं, तो प्रिकॉशन समझते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस, समझ पाए कि कौन से चीज़ें से ये ग्रीन हाउस गैसेस फैलता है, और उसको हम कम कर पाए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इलेक्ट्रिक सेक्टर में है, ये सब कम करें। और सेकेंड है अपन जो है प्लांटेशन कर पाए। जब प्लांटेशन बढ़ जाता है, जब प्लांटेशन ज़्यादा होता है, जो ट्री होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। एक पेड़ अगर फुल्ली ग्रोथ है, तो 117 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करता है। आप कहीं से भी लाके दिखा दो तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कहीं से भी। ये ट्री इसलिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी ट्री को काटने से पहले 10 बार सोचना चाहिए हम लोग को कि क्या होगा उसके आगे की परिस्थिति अगर हम उस पेड़ को काट रहे हैं। तो हमको प्लांटेशन करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी, जब हम कॉलेज से घर जा रहे हैं या घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को बंद करके रखा जाए। और गवर्नमेंट भी इसको आगे बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज करा के सोलर पैनल वगैरह बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम यूज करे। इस तरह के प्रिकॉशंस है, जहां व्हीकल कम यूज करे, वॉकिंग को ज्यादा बिलीव करे, ये जो प्रिकॉशंस है ये है। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्लाउड सीडिंग करके भी एक अभी चालू हुआ है। क्लाउड सीडिंग का मतलब ये होता है आर्टिफिशियल रेनफॉल। जहां पे बारिश कम होती है वहां पे आर्टिफिशियल रेनफॉल कराया जा रहा है, और इसको जो है एरोप्लेन में जेट करके सोडियम आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है क्लाउड्स के ऊपर। जब क्लाउड्स के मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं और वेट बढ़ जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। इस तरह के क्लाइमेट के साथ खेला जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। बल्कि इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, पर इसका डिसएडवांटेज भी अभी तक कुछ नहीं कहा है, पर थोड़े स्टडी के हिसाब से मेरे को ये पता चला है कि एसिड रेन भी इससे एक कॉज हो सकता है, कि एसिड रेन भी हो सकता है अगर क्लाउड सीडिंग की इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो ये बहुत ड्रॉबैक है। आपको जाते वक्त मैं यही बोलूंगा कि प्लांटेशन करिए, इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज करिए, जहां पे लगता है वहीं पे यूज करिए, व्हीकल पे कम यूज करिए, वॉकिंग को ज्यादा बिलीव करिए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।